हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लॉन्चर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहतरीन चैनल पे जिसका नाम है एडू लॉन्चर। तो बच्चों, एडू लॉन्चर पे आज हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोज़ की लाइफ में। वैसे तो बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, लेकिन हम कुछ ही पॉलीमर्स को देखने वाले हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बिना लाइफ हो सकती है कॉम्प्लिकेटेड। इसके पहले की वीडियोज़ में हमने क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। उसमें बहुत सारे बेसिक्स भी मैंने बताए हैं, बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई है मैंने, तो आप जाके वहाँ देखिए और समय निकाल के। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के। आप इतना समय देते हो तो आपको बहुत सारा नॉलेज एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये टॉपिक्स आपको फिर लगेंगे हलवा हलवा। ओके, चलिए इस हलवे को स्टार्ट करते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स, और पहला इंपॉर्टेंट पॉलीमर हमारे पास रबर। तो बच्चों, रबर देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ट्रिक मैं बताना चाहूंगा कि रबर जो है हमें 4 रबर्स मेनली पढ़ने पड़ते हैं। एक रहता है नेचुरल रबर, दूसरा रहता है सिंथेटिक रबर जिसको हम आर्टिफिशियल रबर बोलेंगे। हाँ, सिंथेटिक रबर में भी फिर हम कैटेगरीज देखते हैं। स्पेशली हम पढ़ेंगे फिर ब्यूना एस को, ब्यूना एस को एंड ब्यूना एन को, ब्यूना एस को एंड ब्यूना एन को। इन सबके मैं मोनोमर्स बता देता हूँ, अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, इन सबके मोनोमर्स। और फिर हम आगे जाएंगे तो हमें इजी लगेगा। नेचुरल रबर का जो मोनोमर है उसको बोलते हैं आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। सिंथेटिक रबर का जो मोनोमर है उसको बोलते हैं नियोप्रीन। ब्यूना एस का जो मोनोमर है, ये 2 मोनोमर्स है, इसलिए इसको कोपॉलीमर भी बोल सकते हैं हम। ब्यूना एस में आ जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस स्टाइरीन। साथ ही साथ ब्यूना एन में आएगा ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस एक्राइल नाइट्राइल, एक्राइल नाइट्राइल। इनको हम अच्छे से डिटेल में सारी चीजें कवर करने वाले हैं हमारे क्लासेस में, तो बने रहिए, सीखते रहिए इसको। देखिए, इलास्टोमर्स जो कि पॉपुलर है रबर्स के लिए, और इलास्टोमर में कौन से फोर्सेस रहते हैं? वीक वेंट्रावल फोर्सेस, वीक वेंट्रावल फोर्सेस, और यही उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। आपको सवाल आ गया कभी कि क्यों ऐसा होता है कि रबर्स ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज ऑफ वीक वेंट्रावल फोर्सेस। एग्जाम्पल जैसे कि बलून हो गए, शू सोल्स हो गए, टायर्स हो गए, सर्जन के ग्लव्स हो गए, गार्डन के होज हो गए, एक्सेट्रा, ये सभी इलास्टोमेरिक मटेरियल्स हैं। ये इलास्टिसिटी शो करते हैं क्योंकि ये रबर के बने हुए रहते हैं। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर बेटा, नेचुरल रबर जो कि प्लांट से लैटेक्स को हमें प्रोसेस करके मिलता है। अब लैटेक्स क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, कैसा होता है लैटेक्स, किस ट्री से बनाते हैं लैटेक्स, वो भी पढ़ने वाले हैं हम अभी इस वीडियो में। मोनोमर्स ऑफ नेचुरल रबर इज कॉल्ड आइसोप्रीन, जबकि मैंने बता दिया है आपको कि नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो है आइसोप्रीन। सर, आइसोप्रीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है? क्या करना बेटा, 4 कार्बन निकालने, 4 कार्बन निकालना है। पहले को और तीसरे के पास डबल बॉन्ड देना है और दूसरे के पास CH3 देना है, और बाद में जितनी बची हुई वैलेंसी है कार्बन की वहां लगा देना है हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 वैलेंसी हो गए सेटिस्फाई, 2 हाइड्रोजन। यहाँ यहाँ चारों वैलेंसी सेटिस्फाई दिख रही है हमें, इधर डबल बॉन्ड, इधर एक CH3 और इधर एक सिंगल बॉन्ड, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इनकी दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है इधर से, और एक वैलेंसी इधर से, एक H, और यहाँ आ जाएगा CH2। इसको हम कहते हैं आइसोप्रीन। क्या कहते हैं? आइसोप्रीन। देखिए यहाँ पे आइसोप्रीन दिया हुआ है, दिया हुआ है। नेचुरल रबर एक हाई मॉलिकुलर, सब अब प्रॉपर्टीज देखिए, इसका मॉलिकुलर मास बहुत ज्यादा है आइसोप्रीन का, करीब 1,30,000 डाल्टन से लेके तो 3,40,000 डाल्टन तक इसका इसका मॉलिकुलर मास है, और करीब करीब 2,000 से लेके 5,000 मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं इनके, तब जाके हमें देखने को मिलता है नेचुरल रबर। 2,000 to 5,000 मोनोमर्स ज्वाइन होंगे तब जाके मिलेगा नेचुरल रबर। ओके, और ये आप एटॉमिक मास, इसका भी मॉलिकुलर मास भी ध्यान रखिएगा, 1,30,000 से 3,40,000 तक इसकी वैल्यूज देखने को मिलती है। देन नेचुरल रबर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एज पॉइंट ऑफ व्यू इंट्रेंस के, वो है इसका सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेचुरल रबर ये सिस ट्रांस तरीके का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ध्यान रखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर सभी के सभी कार्बन्स या स्ट्रक्चर जो है वो सिस है तो हम उसको नेचुरल रबर बोलेंगे। सिस है तो क्या कहेंगे? नेचुरल रबर है वो, नेचुरल रबर है। और सभी के सभी ट्रांस है तो इसको स्पेशल एक नाम है जिसको हम बोलेंगे गुट्टा पर्चा, गुट्टा पर्चा। ध्यान रखिए, गुट्टा पर्चा जो है ये रबर लाइक मटेरियल होता है, रबर लाइक मटेरियल होता है, रबर नहीं होता है। तो अगर सभी के सभी सिस कॉन्फ़िगरेशन है तो नेचुरल रबर जिसको हम आइसोप्रीन कहेंगे, और अगर सभी के सभी ट्रांस स्ट्रक्चर है तो हम उसको कहेंगे गुट्टा पर्चा, जो कि रबर जैसा मटेरियल है। रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रबर बाय द प्रोसेस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। रबर ये हमेशा एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड्स है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड्स है। इसको नोट कर लीजिए, इसको हटाता हूं मैं, समझाता हूं कि किस तरीके का रबर का पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है। 1 2 3 गो। देखिए, तो रबर का हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस समझते हैं। क्या करना है रबर के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में? इसके पास फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड को खोल देना, और यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा। अब ये दोनों जो बीच वाले रेडिकल्स हैं वो एक दूसरे से ही बॉन्ड बना लेंगे और वहां हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा।
तो ये बीच में आ जाएगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इधर के बॉन्ड्स टूट चुके हैं, एक एक बॉन्ड टूट चुका है। इस वजह से इधर से कोई नया यूनिट ज्वाइन हो जाएगा और इधर से भी कोई नया यूनिट ज्वाइन हो जाएगा, किसका, आइसोप्रीन का ही। देखिए फर्स्ट पोजीशन का जो डबल बॉन्ड था, थर्ड पोजीशन का जो डबल बॉन्ड था, वो इन दोनों रेडिकल्स के वजह से बीच में आ गया, बीच में आ गया। ओके, एंड फिर उसके बाद में, हाँ एक सेकेंड बेटा, हाँ बाद में क्या हुआ, इधर से लिंकिंग हो गई और अपोजिट साइड से लिंकिंग हो गई, ये हमें दिख रहा है किसका, आइसोप्रीन का। अब देखिए जब आगे जाके हम वल्कनाइजेशन पढ़ेंगे, वल्कनाइजेशन मतलब क्या, क्रॉस लिंकिंग इन रबर, और उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा और यहाँ पे नीचे नीचे सल्फर ज्वाइन होने लगेंगे, सल्फर ज्वाइन होंगे क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड करने के लिए। ओके, ये डबल बॉन्ड भी ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सल्फर प्रोवाइड होंगे उसको वल्कनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, नेचुरल रबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो बताया गया कि ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है, नेचुरल रबर के पास सिस कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं आइसोप्रीन। अगर अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे, गुट्टा परचा, गुट्टा परचा। डबल बॉन्ड्स इसमें है, सीसी का डबल बॉन्ड है, इट कंसिस्ट वेरियस चेन होल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। हमने पहले ही पढ़ लिया ये तो, कि रबर के अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस रहेंगे, क्योंकि रबर एक तरीके का इलास्टोमर है और इसका कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है, 3D स्ट्रक्चर रहेगा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। इट हैज बीन स्ट्रेच, वो उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं स्प्रिंग की तरह, और इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसके पास स्प्रिंग की तरह। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम देखें थ्योरेटिकल बेसिस पे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के अंदर क्या होता है, रबर की प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदारी उठाई जाती है। टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन इज कैरिड आउट, प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन की जाती है। 1839 में चार्ल्स गुडियर ने, एक अमेरिकन इन्वेंटर थे, जिन्होंने वल्कनाइजेशन को स्टार्ट किया फायदे के लिए, वल्कनाइजेशन को स्टार्ट किया ताकि उनका कुछ ना कुछ फायदा हो। फायदा हो, क्या फायदा हो ये देखते हैं आगे हम। अब वल्कनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है वल्कनाइजेशन, ये ध्यान रखिए, द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस, ऐसी प्रोसेस जिससे क्रॉस लिंक नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स के अंदर, उसी को हम कहेंगे वल्कनाइजेशन। द प्रोफाउंड इफेक्ट, अब इसका मेन जो इफेक्ट है वल्कनाइजेशन का, वो हमें क्या देखने को मिलेगा, आप लिख लीजिए यहाँ से कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी, स्टिफनेस अच्छी हो जाएगी, इलास्टिसिटी अच्छी हो जाएगी, टफनेस अच्छी हो जाएगी, ये नेचुरल रबर की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। सल्फर वल्कनाइजेशन ये सबसे कॉमन प्रोसेस है, सल्फर वल्कनाइजेशन ये सबसे कॉमन प्रोसेस है। ओके, लेकिन सल्फर वल्कनाइजेशन हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रबर में। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे ब्यूना एस्को, तो वहाँ पे MgO वल्कनाइजेशन करवाता है, और ब्रिजेस देखने को मिलते हैं ऑक्सीजन के। नेचुरल रबर में ब्रिजेस देखने को मिलेंगे सल्फर के। हर एक चीज जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, साथ ही साथ एंट्रेंस के लिए भी, इसलिए आप उसको नोट करते रहोगे तो बहुत फायदा होगा। सल्फर वल्कनाइजेशन ये सबसे कॉमन है, सल्फर ये क्रॉसलिंक प्रोवाइड करता है पॉलीआइसोप्रीन के अंदर, और जो रिजल्ट होता है नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए। ओके, तो क्रॉस लिंकिंग की वजह से प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है, प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से इंक्रीज होती है। अब वल्कनाइजेशन देखिए, वल्कनाइजिंग इज कैरिड आउट बाय हीटिंग रॉ मटेरियल रबर, तो क्या करेंगे, रॉ रबर लेंगे, रॉ रबर प्लस सल्फर पाउडर, रॉ रबर प्लस सल्फर पाउडर, और इसके साथ एक एक्सेलरेटर रहेगा जिसको हम बोलेंगे ZBX, एक्सेलरेटर कैटालिस्ट रहेगा जिसका नाम क्या है ZBX। ओके, और ZBX का काम क्या रहेगा, यहाँ रिएक्शन को बहुत फास्ट करवाना। मोस्ट कॉमन जो एक्सेलरेटर है वो है ZBX। टेम्परेचर कितना लेंगे, 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम सल्फर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे सल्फर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ेगी। तो हम अगर देखिए तो 3 to 10% हम टायर्स को यूज करते हैं, वल्कनाइज्ड टायर को जिसमें सल्फर रहता है 3 to 10%। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 40 से 45% यूज कर लिया इसको, 40 से 45% हमने यूज किया, तो एक हार्ड मटेरियल बन जाएगा जिसका नाम है इबोनाइट, इबोनाइट। ओके, 1 और मोर सल्फर, एक या एक से ज्यादा सल्फर, देख पा रहे हो भैया, देख पा रही हो भैया, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आपको एक या एक से ज्यादा सल्फर एटम्स ये ब्रिज हुए दिख रहे हैं दो आइसोप्रीन के मेंबर्स के यूनिट्स के बीच में। ओके, डबल बॉन्ड जो है इनके बीच का ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इनके बीच का जो डबल बॉन्ड था वो ओपन हो गया है, होगी कि नहीं, इनके बीच का डबल बॉन्ड ओपन हो गया है यहाँ, और उसके बीच में फिर आ गया है सल्फर का नेटवर्क, ये डबल बॉन्ड यहाँ ओपन हो गया और इसके बीच में सल्फर का नेटवर्क आ चुका है। ओके ओके, बढ़िया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल पार्ट है हमारे पास। नेचुरल रबर पहली बार जो मार्केट में आया था वो कब आया था, 19th सेंचुरी में, और कहाँ से रिकवर किया गया था वो, फ्रॉम वाइल्ड हेविया ब्रासिलेंसिस ट्री से, जो कि बैंक्स ऑफ अमेजोन ट्री पे ग्रो करती है।
बैंक्स ऑफ अमेजोन ट्री पे ग्रो करती है। अमेजोन रिवर के किनारे पे ये जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं। ट्रिब्यूटरीज ऑफ साउथ अमेरिका, और कुछ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है साउथ अमेरिका में वहाँ पे इसमें अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा रहता है। कितना? अराउंड अराउंड 35%। एज पर द डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर इज इंक्रीज बाय लीव्स एंड बाउंड्स। उसका जो डिमांड है नेचुरल रबर का वो वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से प्रोडक्शन भी इसका बढ़ गया। जैसे पता चला लोगों को, लोगों ने प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया एंड प्रेजेंट में 1.5 मिलियन टन्स ऑफ रबर ये मार्केट में बेचा गया है। लैटेक्स, अब ये लैटेक्स क्या होता है? लैटेक्स एक मिल्क जैसा इमल्शन होता है। ये इमल्सिफायर बोल सकते हो। ये कट प्रोवाइड करते हैं, झाड़ू के अंदर जाते कट प्रोवाइड करते हैं और उसके नीचे बकेट लगा देते हैं और वहाँ पे वो धीरे धीरे जो दूध है उसका दूध जैसा लैटेक्स जमा होते रहता है। लैटेक्स के अंदर डाल देते हैं हम एसिटिक एसिड। लैटेक्स के अंदर डालते हैं एसिटिक एसिड। क्यों डालते हैं सर एसिटिक एसिड? ताकि उसके सारे प्रोटीन्स एक जगह पे जमा हो जाए, जैसे कि दूध दिखता है उस तरीके से। When coagulant acetic acid is added to the latex, the rubber hydrocarbon get coagulated in amorphous solid form. तो जैसे ही उसको डाला तो जो रबर है वो अमॉर्फस फॉर्म में दिखने लगता है, वहाँ पे सॉलिड फॉर्म में दिखने लगता है वहाँ पे। ओके 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 बेटा, ओके, समझ गए अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो यहाँ हमने बच्चों कवर कर लिया है अपना रबर सेक्शन। नेक्स्ट इसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जैसे कि पॉलीथीन पे जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए। टाटा बाय बाय।